ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मासूम बच्चा इस गहरी नदी में क्या कर रहा है? जल्दी इसे उठाना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। अरे ये क्या, मछली पकड़कर नहीं लाए? और ये किसके बच्चे को ले आए हो? बहुत तेज बारिश हो रही है। उस समय गांव का एक मछुआरा तालाब से मछली पकड़ने गया। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, इधर तो कोई मछली मिल ही नहीं रही। उधर तूफान भी बढ़ता जा रहा है। चलो तालाब के उस पार जाकर देखूं, शायद वहाँ नीचे कुछ मछलियाँ मिल जाएं। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो आज कितनी ताजी ताजी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। जरा कुछ मछली तल कर दो, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खा लूँ। अरे इतनी संध्या बेला में कौन मछली बनाएगा? उबले आलू और गरम चावल खा लो, वही ठीक रहेगा, समझे? अरे भाग्यवान, ये सब कहने से क्या होगा? इतना सुनहरा बारिश और तूफान वाला मौसम, ऊपर से खुद के हाथ की ताजा मछली और तुम्हारे हाथ की जबरदस्त जादू, इनके बिना क्या मजा आएगा बताओ? हाय, तुम्हारा इतना प्रेम और खुशी देखकर तो मैं हार मान गई। लाओ बना ही देती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की बनी मछली से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है खाने से पहले ही मैं इस खुशबू में खो जाऊंगा। तुम्हारे खाने बनाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता, समझी भाग्यवान? तुम तो इनमें ही मगन हो और मैं तो चिंता में मरी जा रही हूँ। बाहर मौसम कितना खराब है, कल मछली पकड़ने कैसे जाओगे? अगर मछली नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा? अरे धत, तुम हमेशा इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? इस सुंदर मौसम का मजा लो, समझी? चाहे जितना तूफान आए, इस बाबूलाल मछुआरे को मछली पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सुबह सुबह बाबूलाल मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। नदी के बीच जाकर जाल बिछाकर मछली फंसाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक बाबूलाल ने एक प्यारे छोटे बच्चे को देखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मासूम बच्चा इस गहरी नदी में क्या कर रहा है? जल्दी इसे उठाना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। ऐसा कहते हुए बाबूलाल उस बच्चे को उठा लिया और घर की ओर लौट पड़ा। अरे ये क्या, मछली पकड़कर नहीं लाए? और ये किसके बच्चे को ले आए हो? मैं मछली पकड़ने गया था, अभी अचानक देखा नदी के पानी में ये नन्हा बच्चा टूटी फूटी हालत में बहता चला आ रहा है। मुझे बहुत दया आई, इसलिए तुरंत घर ले आया। पता नहीं किस अभागे का बच्चा है ये। क्या कह रहे हो? जिस नदी में मछली पकड़ने गए थे, ये प्यारा बच्चा उसी नदी में बहता आया क्या? हाँ भाग्यवान, ऐसा ही हुआ। इस दुनिया में और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जाने। खैर, जब तक इस बच्चे के असली माँ बाप का पता न चले, ये हमारे पास ही रहेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कहूँगी
भगवान ने खुद इसे हमारे पास भेजा है। तुम तो जानते हो मैं कभी माँ नहीं बन सकी। महाराज, राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं है, हमने उसे खो दिया। रानी अम्रपाली, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। महाराज, जब राजकुमारी को साधु बाबा के पास ले जाया गया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी पर बुरी नजर है, इसीलिए उसे नदी में स्नान कराना होगा ताकि वह बुरी नजर से बच सके। लेकिन स्नान कराते समय वो हमारे हाथ से फिसल गई। महारानी, हमने अपनी राजकुमारी को इस तरह खो दिया। कितनी मिन्नतों के बाद वो हमें मिली थी। मालती, मेरी बेटी। इधर मछुआरा और उसकी पत्नी मालती को बड़े प्यार और स्नेह से पालने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी आंखों से गलत देख रही हूँ या सूरज कहीं और से उग रहा है? जो लोग मुझे देख तक नहीं पाते थे वो अचानक मेरे घर चले आए। हम तुझे देखने नहीं आए हैं, तेरी गोद में जो बच्चा है उसे देखने आए हैं। इसका मतलब लोग जो कहते थे वो सच है। कहाँ से उठा लाई ये बच्चा? सुना है तू तो माँ बनने लायक नहीं, तो फिर ये किसका बच्चा है? कहीं चोरी तो नहीं किया? बोल ना। जरा मुंह संभाल कर बात करो। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी मेरे संतान पर मत निकालो, समझी? जो बोलना है बाहर जाकर बोलो। यहाँ से जल्दी निकलो। देखो देखो इसके तेवर। सच बात कहने पर घर से भगा दोगी क्या? हमेशा से रूपा तो ठीक ही कह रही है, तू तो बोझ है। तेरे घर में बच्चा आया कैसे? मेरे घर में संतान कैसे आई और क्यों आई ये मेरा मामला है। इस बच्चे को मैं पाल रही हूँ, तुम लोग तो नहीं पाल रहे हो, इसीलिए तुम सबको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं खुद बाहर कर दूंगी। सुन लिया ना? अरे वाह, तेरे मुंह की धार तो पहले जैसी तेज है। कोई बात नहीं, हम भी तेज छुरी लेकर आए हैं। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, राजा की इकलौती बेटी खो गई है। अगर किसी को उसके बारे में कुछ खबर हो तो वो राजमहल आकर बताएं। इसके बदले महाराज उसको बहुत सारे उपहार देंगे। अरे ये तुम हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? भाग्यवान, सर्वनाश हो गया। हमारे घर में जो बच्चा है वो कोई और नहीं, हमारे महाराज की प्यारी राजकुमारी है। हमें उसे वापस करना होगा, नहीं तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भाग्यवान, जल्दी करो, चलो उसे लौटा दें। ये क्या कह रहे हो? इस बांझ औरत के घर भगवान ने एक संतान भेजी और अब उसे भी लौटाना होगा? नहीं, ऐसा मत कहो। उसे मेरे पास ही रहने दो। वो मेरी प्यारी संतान है, मैं उसे नहीं दूंगी। कृपया करके मुझे उसे लौटाने के लिए मत कहो, दया करो। लेकिन भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। अगर हमने ये बच्चा नहीं लौटाया और पकड़े गए तो हमें सजा हो जाएगी। भाग्यवान, नहीं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। सजा हो तो हो जाए, मैं इस बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर रखूंगी। अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। देखते देखते राजकुमारी छोटी सी 7 साल की हो जाती है। वो बहुत सुंदर और शरारती स्वभाव की थी। मिष्टी बेटी, अब तो पेड़ से नीचे उतरो, बहुत देर हो गई। तुझे नहला धुलाकर खाना खिला दूं। आजा बेटी, उतर जा अब। नहीं माँ, आज मैं नहीं उतरूंगी। तुम मुझे रोज खाना खिला के सुला देती हो, कभी मेरी सहेलियों के साथ खेलने नहीं देती। आज मैं भूलकर भी नीचे नहीं उतरूंगी। बस मैंने बोल दिया, आप जाओ, मैं अभी खेलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आज तुझे खाना खिलाकर नहीं सुलाऊंगी, खेलने जाने दूंगी। अब तो उतर जा बेटी। ले बेटी, जल्दी खा ले,
सभी खाना ठंडा हो रहा है। ओहो माँ, आज भी वही चावल और सब्जी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। बेटी, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। तेरे बाबा मछली पकड़कर जैसे तैसे घर चलाते हैं। इससे बेहतर खाना हम दे भी नहीं सकते बेटी। फिर भी कल तेरे बाबा से कहूँगी कि कुछ अच्छा लेकर आए। तुम तो रोज ऐसा ही कहती हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कल मैं मसालेदार मटन ही खाऊंगी, बता देती हूँ। खाना खाने के बाद मिष्टी अपने सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। ओ राजू, आज हम क्या खेलेंगे? आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे। हाँ, तुमने अच्छा खेल बताया। चलो तय करें कौन चोर बनेगा। आज तुम सब छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैं उस तालाब के किनारे वाले पेड़ के नीचे छुप रही हूँ, ठीक है? तालाब के किनारे एक रानी बैठी रो रही थी। आप तालाब के किनारे बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपको? बेटी, मैं इस राज्य की महारानी अम्रपाली हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। मैंने अपनी ही संतान को इस नदी में खो दिया है। अरे रानी माँ, आपको कितना दुख है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप मत रोइए, भगवान आपके बच्चे को जरूर वापस लौटाएंगे। देखिएगा, आपकी बेटी जहाँ भी होगी बहुत अच्छी होगी। अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वो भी तुम्हारे जैसी बड़ी होती। तुम्हें देखकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। अब से तुम रोज दोपहर में मुझसे मिलने आना बेटी। ठीक है रानी माँ, अब से मैं रोज दोपहर में आपसे मिलने आऊंगी। बेटी, तुझे तो आजकल घर में देख ही नहीं पाता। कहाँ रहती है सारा दिन? तुम्हारी बेटी तो अब मेरी कोई बात नहीं सुनती, बस घूमती रहती है। दोपहर को खाना खाकर न जाने कहाँ चली जाती है। बाबा, माँ की बात नहीं सुनो, मैं कहीं नहीं घूमती हूँ। बताऊँ ना बाबा, कुछ दिन पहले मैं तालाब के किनारे खेलने गई थी। वहाँ रानी माँ से मेरी मुलाकात हुई। अब मैं रोज उनसे मिलने जाती हूँ। उनकी बेटी बचपन में खो गई थी, इसीलिए वो बहुत दुखी हैं। बाबा, हमारी रानी माँ बहुत अच्छी इंसान है, सच में बहुत ही अच्छी। हे भाग्यवान, मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है? मिष्टी की माँ, आज के बाद से तू कभी भी उस तालाब के किनारे रानी से मिलने नहीं जाएगी। वो बड़े लोग हैं, उनके विचार अलग होते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों का उनसे मेल जोल ठीक नहीं। मैं जो कह रहा हूँ समझी तू? लेकिन बाबा, रानी माँ बहुत अच्छी हैं। पक्का एक दिन मैं आपको भी उनसे मिलाऊंगी, तब आपको भी समझ में आएगा बाबा। तेरे बाबा ने जो कहा वो तेरे कान में नहीं गया क्या? फिर भी मुँह चलाकर जवाब दे रही है। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? रानी अम्रपाली, प्रजाजनों से सुन रहा हूँ कि तुम अब भी रोज उस नदी के किनारे बैठी रहती हो जहाँ हमारी बेटी खो गई। इस तरह बैठे रहने से क्या वो लौट आएगी रानी? महाराज, माँ का दिल बहुत बेचैन होता है। हर समय अपनी संतान के लिए रोती रहती हूँ। उस नदी के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी का चेहरा देख रही हूँ। लेकिन महाराज, हाल ही में वहाँ मैंने एक मछुआरे की बच्ची को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन है। उसकी सूरत इतनी मनमोहक कि जब मैं उसे देखती हूँ लगता है मैं अपनी मालती को देख रही हूँ। जब वो मुझे पुकारती है तो लगता है मेरी मालती ही मुझे पुकार रही है। ये क्या कह रही हो महारानी? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला आपने। एक काम करो, आज ही उस बच्ची को हमारे राज दरबार में ले आओ। मैं भी अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, आज ही मैं उसे लेकर आऊंगी। ये क्या, वो बच्ची आज अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो कभी नहीं करती थी। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे तुरंत राज दरबार जाकर महाराज को सब बताना होगा।
माँ, ओ माँ, आज के बाद मुझे रानी माँ से मिलने मत भेजना। आज से मैं कभी भी रानी माँ से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ। माँ, बस एक बार बाहर जाने दो मुझे। मिष्टी, मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें उस रानी माँ से मिलने नहीं जाना है, फिर भी तुम बार बार क्यों जिद कर रही हो? क्या रानी माँ तुझे मुझसे भी ज्यादा अपनों जैसी लगने लगी? नहीं माँ, मैंने रानी माँ को वादा किया था कि मैं रोज उनसे मिलने जाऊंगी। अचानक मना कर दूंगी तो मैं वचन भंग कर दूंगी माँ। और तुमने ही तो सिखाया था कि वचन तोड़ना ठीक नहीं है। बस, अगर इसके बाद एक बार भी वहाँ जाने की जिद करेगी तो मेरे और अपने बाबा का मरा हुआ चेहरा देखेगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। इस दुनिया में आप दोनों से ज्यादा मेरा कोई अपना नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महारानी, आप इतनी जल्दी लौट आई, लेकिन वो लड़की आपके साथ नहीं है क्या? महाराज, मैंने नदी के किनारे बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन आज वो बच्ची नहीं आई। मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है। डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। महाराज, आप उसकी खबर लेने तुरंत सिपाही को भेजिए। मैं अपनी बेटी जैसी उस बच्ची को भी नहीं खो सकती। महारानी, आप चिंता मत करो, मैं अभी सिपाही भेज रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम ही मछुआरे बाबूलाल हो? तुम्हारी इकलौती बेटी मिष्टी ही है ना? जल्दी बताओ। हाँ, मैं ही बाबूलाल हूँ और मेरी बेटी ही मिष्टी है। क्यों, क्या हुआ सरकार? तुम्हारी बेटी अचानक आज रानी माँ से मिलने क्यों नहीं गई? क्या कोई परेशानी है? अगर कुछ हुआ है तो हमें बताओ। नहीं, कोई खास परेशानी नहीं, बस उसे बुखार हो गया है, इसीलिए उसे आज बाहर नहीं जाने दिया, अपनी मर्जी से रोका है। सरकार, रानी माँ को कहिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, जब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए उसे रानी माँ के पास ले जाना, ये रानी माँ का आदेश है। महाराज, मछुआरे की बेटी को बुखार हो गया है, पर मेरे दिल में अजीब सी पीड़ा हो रही है। पता नहीं क्यों उस बच्ची के लिए मुझे इतनी चिंता हो रही है। क्यों इतनी पीड़ा? उसे एक दिन नहीं देखी, लगता है मानो कई दिन से उसे देखा ही नहीं। ऐसा करिए महारानी, कल आप खुद मछुआरे के घर जाकर बच्ची को देख आओ, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। मैं कल सुबह ही जाऊंगी। राजा के लोग खोजते खोजते हमारे घर तक पहुंच गए हैं। भाग्यवान, जल्दी करो, इससे पहले कि हम पकड़ में आ जाएं, हमें खुद ही उस बच्ची को वापस कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत सामने है। तुम समझ रही हो ना भाग्यवान, मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर दूसरों के संतान को इस तरह छुपा कर रखना हमारे लिए ठीक नहीं। उसकी माँ बहुत दुखी हो रही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मिष्टी को मुझसे दूर ले जाने की बात मत कहो। उसे पाकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। अगर उसे वापस दे दूं तो फिर उसी दुख के समुद्र में डूब जाऊंगी। मिष्टी को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। दूसरी ओर रानी महारानी मिष्टी को देखने मछुआरे के घर पहुंचती है। रानी को देखकर मछुआरे की पत्नी चकित हो जाती है। प्रणाम रानी माँ, आप अचानक इस गरीब के घर में? मैं तुम्हारी बेटी को देखने आई हूँ। सुना है मिष्टी की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है मिष्टी? मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो पहले से काफी अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं रानी माँ, आप निश्चिंत होकर महल लौट जाइए। बेटी मिष्टी, तुम कैसी हो? एक दिन तुम्हें नहीं देखा तो लगता है कितने दिनों से नहीं देखा है। मैं अब ठीक हूँ रानी माँ, आप मुझे देखने मेरे घर आई, मुझे बहुत खुशी हुई रानी माँ। गीता, तुम्हारा घर तो देख रही हूँ कितना टूटा फूटा है। तुम लोग यहाँ मिष्टी के साथ कैसे रह पाते हो? यहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं होती रानी माँ, इस टूटे घर में भी हमारा सब कुछ है, परेशान होने की कोई बात नहीं रानी माँ। नहीं नहीं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा।
देखो, तुम तीनों कल सुबह राजमहल आओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक घर खाली करवा दिया जाएगा। तुम लोग वही रहोगे और तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी जाएगी, ठीक है? रानी महल लौटने के रास्ते में गीता की उन्हीं दो पड़ोसियों से मिलती है। प्रणाम रानी माँ, आप अचानक हमारे गांव में, कोई समस्या है क्या? नहीं, दरअसल बाबूलाल मछुआरे की बेटी बीमार थी, उसे देखने आई थी। अजीब ममता हो गई है उस बच्ची के लिए। खैर, तुम सब लोग ठीक हो ना? कोई दिक्कत हो तो महाराज को जरूर बताना, समझी? रानी माँ, जब तक महाराज है हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप जैसे राजा रानी को पाकर हम गांव वाले धन्य हैं। लेकिन आपके लिए बहुत दुख होता है, इतनी छोटी उम्र में राजकुमारी को खो दिया। आपके दुख में हम भी दुखी हैं। लेकिन जिस घर में आप गई थी वो बच्ची उनकी अपनी नहीं, उन्होंने उसे कहीं से पाया था। हमें शक होता है। शक होता है? कहाँ से पाई थी, मुझे साफ साफ बताओ। वो मछुआरा कई साल पहले नदी में मछली पकड़ते हुए इस बच्ची को पाया था। उसकी पत्नी तो बांझ है, उसे तो कोई संतान नहीं थे, इसीलिए उस बच्ची को उन्होंने पाला। रानी तुरंत राजमहल लौटकर महाराज को सारी घटना बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज के आदेश पर सैनिक मछुआरे और उसकी पत्नी और मिष्टी को पकड़कर महल में लाते हैं। बेटी मालती, तू मिष्टी नहीं, तू मेरी खोई हुई राजकुमारी है। जिनके साथ तू खड़ी है वो अपराधी हैं। उन्होंने तुझे इतने साल हमसे छुपा कर रखा। आ मेरी बच्ची, आ मेरी गोद में, आजा। लालची मछुआरे, तुझे तो मैं कठोर सजा दूंगा। इतने साल तक दूसरों की बेटी को अपना बताकर रखा। बेटी मालती, आ मेरी बच्ची, हमारे पास आ। नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करती। मैं अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने देखा है उन्होंने मुझे कितनी मुसीबतों से पाला है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। हाँ बेटी मिष्टी, तू हमें इतना प्यार करती है, लेकिन हम तेरे प्यार के लायक नहीं है। महाराज और महारानी सच कह रहे हैं, वो तेरे असली माता पिता है। हम तो कुछ नहीं, हम तो एक अपराधी है। मैंने सिर्फ ममता की लालच में ऐसा किया, मुझे माफ कर देना बेटी। सैनिक, इन दोनों को जेल में डाल दो। महाराज के आदेश पर मछुआरे और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया। दूसरी ओर राजा और रानी को उनकी खोई हुई बेटी मिलने की खुशी होती है। तुम्हारे जन्म के बाद पहली बार जन्मदिन पर तुम्हें पाया है। बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मेरी बस एक ही विनती है, मेरे मछुआरे माँ बाबा को छोड़ दो। मुझे पता है उन्होंने गलती की, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया बाबा। मालती, जिन्होंने तुझे हमसे इतने साल दूर रखा, क्या तुम उनके लिए मुझसे निवेदन कर रही हो? महाराज, मछुआरा और उसकी पत्नी हमसे अपराध तो कर बैठे, लेकिन उन्होंने हमारी प्यारी बेटी को पाला। उनकी वजह से आज हमें हमारी बेटी वापस मिली, इसीलिए हम उनके आभारी हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। आखिरकार राजकुमारी मालती की आग्रह पर महाराज मछुआरे और उसकी पत्नी को माफ कर देते हैं और रिहा कर देते हैं। रानी माँ, मुझ जैसी अपराधिन आपके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं, फिर भी आपसे कहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लोभी थी, माँ बनने के लोभ में ये कर बैठी। मैं वादा करती हूँ इस गांव से दूर चली जाऊंगी, कभी मालती के साए तक नहीं पड़ने दूंगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुमने जो गलती की उसकी सजा मिल गई, लेकिन तुमने हमारी बेटी को माँ बनकर पाला और माँ की ममता कभी गलत नहीं होती। तुम लोग अब हमारे साथ ही महल में रहोगे। हम सबने तुम्हें माफ कर दिया।
बरसात के पहले दिन बारिश शुरू हो गई है। गांव भर में एक मनोहर दृश्य है, लेकिन जगदीश का घर गिरने की कगार पर है। कच्ची मिट्टी की दीवार का आधा हिस्सा टूट गया है और छत से पानी गिर रहा है। हे भगवान, इस बारिश के दिन में हम लोग कैसे रहेंगे? कच्चा घर और उस पर से पानी गिरकर पूरा घर कीचड़ में बदल गया है। मैं 2 बेटियों को लेकर इस घर में कैसे रहूंगी? ज्योति, हमें कुछ करना होगा। इस तरह तो नहीं चल सकता। ज्योति देखो, रीमा और सीमा ठंड में कैसे कांप रही हैं। रीमा और सीमा देखो, उस कोने में पानी नहीं गिर रहा है। तुम लोग वहाँ जाकर बैठो। ठीक है माँ। अरे तुम क्या करने का सोच रहे हो? हाथ में तो पैसे भी नहीं हैं कि नई छत बनवा लें। सही कह रही हो, पर कुछ तो करना ही होगा। खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकते ना। पापा, ओ पापा, मेरी स्कूल की किताब भी भीग गई है। सीमा बेटा, चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहन देख, कच्चू के पत्तों के नीचे सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है, लेकिन उन पर एक भी पानी की बूंद नहीं गिर रही है। हाँ, ऐसा ही तो देख रही हूँ। चलो कच्चू के पत्ते के नीचे जाकर देखते हैं, क्या हमारे ऊपर भी पानी नहीं गिरता? लेकिन वहाँ सांप है बहन। हमें कच्चू के पत्तों के नीचे जाना चाहिए। ठीक है बहन। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? भीग गए तो ठंड लग जाएगी। माँ, पिताजी देखिए, कच्चू के पत्तों के नीचे खड़ा होने पर हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। कच्चू के पत्तों के नीचे रहने पर शरीर पर पानी गिरता है और भीग भी जाओगी। पहले क्या कम परेशानी है जो तुम दोनों और भीग कर बढ़ाने गई हो? पहले से ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं। ओ जगदीश, क्या हाल है? आज फिर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। तुम सब ठीक तो हो ना? क्या कहूँ चाचा, हमारे घर की छत टूटी हुई है। बारिश में अपनी दोनों लड़कियों को लेकर घर के बाहर भीग रहा हूँ। घर की हालत देखकर बहुत चिंता में हूँ। पिताजी, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर को कच्चू के पत्तों से बनाते हैं तो कैसा होगा, जिससे हम इस बारिश में भीगने से बच जाएंगे। सीमा ने सही कहा जगदीश, तुम्हारे पास तो बहुत सारे कच्चू के पौधे हैं, है ना? देखो, क्या कच्चू के पत्ते से कुछ किया जा सकता है क्या? कच्चू का पत्ता? लेकिन कैसे? इसमें क्या तूफान और बारिश रुकेगी? देखो, कच्चू का पत्ता तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे थाम सकती है। मेरे ख्याल से उन पत्तों से छत बनाई जाए तो शायद कुछ दिनों के लिए काम करेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ अब, ठीक है ना? ठीक है चाचा जी, हम भी कच्चू के पत्ते इकट्ठा करके अपना काम शुरू करते हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे माँ। नहीं बेटी, इससे तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ नहीं होगा पापा, सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा घर जल्दी से ठीक हो जाएगा। पापा, उस कच्चू के पौधों के नीचे सांप और नेवले लड़ रहे थे, उन्हें वहाँ से भगाइए, नहीं तो कच्चू का पत्ता लेते समय वो हमें काट सकते हैं। ठीक है बेटी, अभी भगाता हूँ।
जगदीश, ज्योति, रीमा और सीमा मिलकर कच्चू के पत्तों को लकड़ी के फ्रेम में सजाकर बांधना शुरू करते हैं। सभी इस उम्मीद में थे कि कच्चू के पत्ते उनकी छत से गिर रही बारिश के पानी को रोक सकता है। पापा, ये छत वास्तव में टिकेगी क्या? कच्चू का पत्ता तो बहुत नरम होता है। देखते हैं बेटा, कच्चू के पत्ते की छत टिकती है या नहीं। भगवान हमारी किस्मत में जो लिखे हैं वही होगा ना। शायद हमारी कच्चू के पत्ते की छत ज़्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन अभी इस बारिश में हमारा यही तो सहारा है। सही कहा तुमने, हम तो कुछ दिनों की तकलीफ झेल ही लेंगे। यह छत कम से कम आज की रात हमारी मदद तो करेगी। पापा, हम अपने घर के चारों ओर भी कच्चू पत्ते से घेर लेते हैं, नहीं तो सोने पर वो टूटा हुआ हिस्सा से पानी आता रहेगा। बात तो बुरी नहीं कही, लेकिन कच्चू के पत्ते तो खत्म हो गए हैं। आप चिंता नहीं करो माँ, मैं और बहन मिलकर और कच्चू पत्ते ले आते हैं। तुम छाता दे दो। हमें इतना कच्चू के पत्ते कहाँ मिलेंगे, और इस बारिश में जाना ठीक नहीं होगा बेटी। जंगल में ईंधन लाने के समय बहुत सारे कच्चू पत्ते देखे थे। आप लोग छत को ठीक करते रहो, हम जल्दी से कच्चू पत्ते लेकर आते हैं। इस बारिश में तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए पापा, हमें कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं। बहन देखो, यहाँ कितने कच्चू के पत्ते हैं। चलो जल्दी से हम यहाँ से कच्चू के पत्ते लेकर अब घर चलते हैं। ठीक है दीदी। तुम लोग इस बारिश में जंगल के अंदर क्यों आए हो? बहन देखो, कितना सुंदर तोता है, कितनी मीठी बातें कर रहा है। सच कह रही हो दीदी, असल में सुनहरे तोते। हम यहाँ कच्चू के पत्ते लेने आए हैं। इस बरसात के बीच हमारे घर को नुकसान हुआ है, इसीलिए हम कच्चू के पत्तों से घर बनाकर वहीं रहेंगे। क्या कह रही हो? क्या इस तूफान और बारिश में तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर टिकेगा? कोशिश करके देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन तुम इस तूफान और बारिश में क्यों भीग रही हो? असल में आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हम दोनों को तुम्हारी चिंता हो रही थी। इतनी देर कैसे हुई? इतने सारे कच्चू के पत्ते तो नहीं चाहिए थे, फिर इतनी मेहनत क्यों की? सब लगेंगे ज्योति। इन कच्चू के पत्तों से हम रसोई घर और गौशाला की छत बनाएंगे, जिससे गायों के ऊपर भी पानी नहीं गिरेगा। हमारा पूरा घर कच्चू के पत्तों से ही बनेगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा ना। वैसे तुमने इस तोते को कहाँ से पाया है? जंगल में पाया माँ। इसका पंख टूट गया है, इसीलिए इसे अपने साथ ले आए हैं। अब से जब तक बरसात कम नहीं होती और इसका पंख ठीक नहीं होता, तब तक ये तोता हमारे साथ ही कच्चू के पत्ते के घर में रहेगी। ठीक है, अब जल्दी से घर में आ जाओ। घर की छत बनकर पानी गिरना बंद हो गया है। बाकी का काम तुम्हारे पापा और मैं कर लूंगी। ठीक है माँ। माँ पापा, घर में कुछ खाने के लिए है? हमारे तोते दोस्त को भूख लगी है। नहीं बेटा, लेकिन पेड़ पर एक अमरूद है। मैं अमरूद तोड़ कर लाता हूँ।
वाओ, अमरूद तो बहुत मीठा है। ठीक इस कच्चू के पत्तों की घर की तरह तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर बहुत सुंदर बना है। तुम सही कह रही हो तोते, देखो कितनी तेज हवा चल रही है। पता नहीं इस तूफान और बारिश में यह घर टिकेगा या नहीं। सुनहरे तोते देखो, कबूतर भी बारिश में भीगते हुए हमारे कच्चू पत्तों के गौशाला में चले गए हैं। तुम्हारे कच्चू पत्तों की घर की वजह से कबूतर भी आराम से है। जानवर और पंछी भी इस बरसात के दिनों में कितनी मुश्किल से जीते हैं। उन्हें भी हमारी तरह कष्ट होता है। खैर, शाम होने वाली है, मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन घर में कोई सब्जी नहीं है। आज कच्चू के पत्ते ही बनाऊंगी। कच्चू के पत्ते के घर में कच्चू के पत्ते की सब्जी बनेगी। माँ, मैं और दीदी तुम्हारी मदद करेंगे, चलो। तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है। भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दुआ करो तोता कि सब अच्छा ही हो। अच्छा ज्योति, तुम खाना बनाओ, मैं सब्जी के खेत को देख कर आता हूँ। पता नहीं सब्जियों का क्या हाल है। अब तूफान पहले से कम हो रहा है। ठीक है, जल्दी लौट आना। देख रहे हो आकाश की हाल, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है बाबा, जल्दी ही आऊँगा। बाबा, तुम्हारे घर गई थी, देखा तुमने कच्चू के पत्ते से घर बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा, मेरा घर भी टूट गया है, क्या मुझे अपने कच्चू पत्ते के घर में रहने दोगे? क्यों नहीं रहने दूंगा बूढ़ी माँ। तुम जब तक बरसात खत्म नहीं होता मेरे घर में रहो। मैं घर लौटते वक्त तुम्हें अपने कच्चू के पत्तों के घर में ले चलूंगा, ठीक है? ठीक है बाबा, तो मैं यहीं बैठती हूँ, जल्दी से आना। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है तुम्हारी, और कितना दुख दोगे मुझे। घर में कोई सब्जी नहीं है, खेत की सारी सब्जियां नष्ट हो गई है, मैं क्या करूं? क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा परेशानी में क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रहे हो। असल में बूढ़ी माँ, खेत जाकर देखा तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। घर में पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। तुम्हारी बहू ने सिर्फ कच्चू के पत्तों की सब्जी बनाई है। सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। आप सब तो जानती ही हो, कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए कोई काम भी नहीं कर पाया। रो मत बेटा, मेरे तालाब के पास कुछ बैंगन, परवल और करेले के पेड़ लगे हैं। उनमें बहुत बड़े बड़े परवल, बैंगन और करेले लगे हैं। चलो, उन्हें तुम्हें तोड़ कर देती हूँ। तुम मेरे कच्चू के पत्तों के घर में रहोगी, उसके बदले में मैं ये सब्जियां नहीं लूंगा बूढ़ी माँ। अरे पागल, तुम अभी ये सब्जियां ले जाओ, बाद में मेरे पैसे लौटा देना। ठीक है बूढ़ी माँ, अब और कुछ नहीं चाहिए बूढ़ी माँ। अब तुम मेरे घर चलो, जल्दी आओ। क्या सुंदर लग रहा है तुम्हारा कच्चू पत्ते का घर। अरे बूढ़ी माँ, यह सही है। कच्चू के पत्तों का घर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह घर टिकेगा या नहीं कौन जाने। डरो मत, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तोते ने बिल्कुल सही कहा। बहू, मेरा भी घर टूट गया है। तुम शायद जानती हो, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारे घर में रहने के लिए आई। यह तो अच्छी बात है बूढ़ी माँ। आप घर के अंदर जाकर बैठिए। देखिए,
फिर से तूफान शुरू हो गया है। ठीक है बेटी। हे भगवान, कम से कम यह रात तो इस छत में बीत जाए। अगले दिन कोई नया उपाय करूँगा। अरे तुम इतनी चिंता मत करो। जिस तरह हम कठिनाइयाँ सह रहे हैं, ऊपर वाले निश्चित रूप से हमारी आखिरी उम्मीद को हमसे नहीं छीनेंगे। जगदीश, तुम चिंता मत करो बेटा। जब इस तूफान में तुम्हारे कच्चू के पत्ते के घर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अब ये और नहीं बिगड़ेगा। बूढ़ी माँ ने सही कहा है। अच्छा, मुझे नींद आ रही है। मैं रीमा और सीमा के कमरे में जाकर सोता हूँ। ठीक है तोते दोस्त, हमारा भी खाना खत्म हो गया। चलो हम भी सोते हैं। घर के सभी लोग खाना खत्म करके अपनी अपनी कमरे में सोने चले जाते हैं। कच्चू पत्ते की छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज सुनते सुनते वो सो जाते हैं। इस तरह से और 3-4 दिन गुजर जाते हैं। बारिश काफी कम हो जाती है। रीमा और सीमा की देखभाल में तोता भी स्वस्थ हो जाती है। आज बारिश कम हो गई है। जगदीश बेटा, मैं आज घर लौट जाती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे बेटा? क्या बात बूढ़ी माँ? मैं कच्चू के पत्ते इकट्ठा करूँगी। तुम मुझे एक कच्चू पत्ते का घर बनाकर दोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेटा। तुम्हारे कच्चू के घर में मुझे बहुत शांति मिली, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक कच्चू पत्ते का घर हो। जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे ना मानूं? मैं घर जाकर कच्चू के पत्ते इकट्ठा करती हूँ। देखो जगदीश, तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर कितने दिनों तक टिक गया है। लगता है कि यह आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ चाचा, भगवान की अनंत कृपा थी। हमारा छोटा कच्चू के पत्तों का घर हमें इस बरसात के दिनों में बचाए रखा। मैं कह रहा हूँ, अभी जब बारिश का समय है, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, जैसे तुम जगदीश। तुम सबके लिए कच्चू के पत्तों का घर बनाओ। इससे गरीब लोगों को बारिश के पानी से राहत मिलेगी और तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। तोते ने एक अच्छा सुझाव दिया है। खैर, मैं चलता हूँ बेटा, खेत में बहुत काम है। बाबा, हमारे तोते दोस्त का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन गांव के सभी गरीब लोगों के लिए कच्चू के पत्तों का घर बनाने में बहुत सारे कच्चू के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। इतने कच्चू के पत्ते कहाँ मिलेंगे? तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। यह पंख रखो, यह एक जादुई पंख है। इस पंख से तुम जितने कच्चू के पत्ते चाहोगे, यह जादुई पंख उतने कच्चू के पत्ते देगा। तुम सच कह रहे हो क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ, लेकिन याद रखना, लालच में आकर किसी से जबरदस्ती ज्यादा पैसे नहीं मांगना, वरना पंख की जादू खत्म हो जाएगी। कच्चू के पत्तों का घर बनाने के बाद जितने भी पैसे मिले उसी में खुश रहना। इस जादू के पंख से जो कच्चू के पत्ते मिले, उनसे बना घर आसानी से खराब नहीं होगा और ना ही तूफान और बारिश में टूटेगा। जो तुम कह रहे हो वही होगा सुनहरे तोते। खुश रहो। बरसात के दिनों में सभी गरीब लोग कच्चू के पत्तों के घर में शांति से रहो। मैं चलता हूँ अब। तोता सभी से विदा लेकर चला जाता है। जगदीश बूढ़ी माँ के घर जाता है कच्चू के पत्तों का घर बनाने के लिए। जगदीश बेटा, मुझे तो कच्चू के पत्ते नहीं मिले, तो क्या मेरा घर नहीं बनेगा? कच्चू के पत्तों का घर बनाकर बरसात के दिनों में
आराम से रह सकती थी। चिंता मत करो बूढ़ी माँ, मैं कच्चू के पत्ते ला रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कच्चू के पत्ते लाने के लिए, नहीं तो बरसात के दिनों में मैं कैसे रहती कौन जानता। बूढ़ी माँ, अब मैं घर बनाना शुरू करता हूँ। ये कहकर जगदीश कच्चू के पत्तों से घर बनाना शुरू करता है और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। बारिश से बचने के लिए गांव के गरीब लोग जगदीश से कच्चू के पत्ते का घर बनवाने लगते हैं। इससे जगदीश की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और धीरे धीरे जगदीश की तरक्की शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।